कहते हैं कि 3 चुनाव की हार ने किसी को ढलता सूरज बना दिया, पर जनाब राजनीति का सूरज हार से नहीं जनता के प्यार से उगता है। 21 नवंबर की डुंगरी बांद्रद महापंचायत में जब भीड़ ने एक नाम पर दीवानगी दिखाई, तब नारों की गूंज ने आसमान चीर दिया। तो समझ में आया कि ये सूरज ढलने वाला नहीं, ये तो अभी सुर्ख होकर उगने वाला है। जिसे लोग ढलान समझ रहे थे, वो असल में उड़ान की तैयारी थी, और वो उड़ान इतनी तेज होगी कि सियासत का पूरा आसमान बदल देगी। ये कहानी है उस चेहरे की जिसे जनता ने फिर साबित किया, ये ढलता नहीं दमकता सूरज है। साथियों, 21 नवंबर डुंगरी बांध रद महापंचायत को लेकर सुबह मेरे पास एक कॉल आता है एक नेता का कि अजय भाई, आपको उस डुंगरी बांध रद महापंचायत में जाना चाहिए और 76 गांव जो उससे पीड़ित हैं उनकी पीड़ाओं को बोल हिंदुस्तान के माध्यम से दिखाना चाहिए। वो नाम कोई और नहीं, वो नाम था नरेश मीणा। मैंने कहा जरूर हम कोशिश करेंगे, क्योंकि यही तो बुनियादी मुद्दे हम उठाते रहते हैं। जैसे ही मैं जयपुर से लेकर उस जोड़ली गांव तक पहुंचा, सपोटरा के जोड़ली गांव तक पहुंचा, तो मेरे सामने एक काफिला गुजर रहा था। वो काफिला उसी नेता का था, नाम था नरेश मीणा। और उस काफिले को मैंने इतनी बारीकी से देखा, और वही बारीकी आपको बताने जा रहा हूं। और इसीलिए मैंने इंट्रो में कहा कि लोग कहते हैं कि ये डूबता सूरज है, और मैं कहता हूं कि ये उगता हुआ सूरज की आहट है। आप चप्पे चप्पे पर जयपुर से लेकर उस महापंचायत के मेन मंच, मुख्य मंच तक पहुंचते हैं, तब तक हमारा कैमरा उन हजारों लोगों को देखता है जो चप्पे चप्पे पे खड़े हैं और जिनकी जुबान पर एक नाम था, एक उम्मीद का नाम था नरेश मीणा। उस व्यक्ति के पास ना बड़े तामझाम है, ना लाओ लश्कर है नेताओं की तरह, बड़ी बड़ी राष्ट्रीय पार्टियों की तरह, ना बड़े कार्यकर्ता हैं। मैं तो यहां तक कह रहा हूं कि उसके पास तो खुद का ड्राइवर तक नहीं है। लेकिन वो नेता जब सुबह जयपुर से निकलता है और शाम ढलते ढलते करीब 4 बजे उस डुंगरी महापंचायत में पहुंचता है, तो जलजला देखने के बाद हर कोई कहेगा कि नेता हो तो ऐसा हो। पूर्वी राजस्थान में एक सबसे बड़ा नेता का नाम निकल कर आता है किरोड़ीलाल मीणा, कि मीणा समाज के कद्दावर नेता हैं। दूसरा नाम निकल कर आता है सचिन पायलट। पश्चिमी राजनीति की बात करें, पश्चिमी राजस्थान की, तो एक नाम निकल कर आता है हनुमान बेनीवाल। लेकिन इन दिनों पूरे राजस्थान में एक नाम छाया हुआ है, वो नाम है नरेश मीणा। आखिर हम देखते हैं कि चुनाव में हार के बाद उम्मीदवार अपने घर पर बैठ जाते हैं। ये संभवतः पहला उम्मीदवार देख पा रहा हूं कि हार के बाद दुगनी ताकत से जनता के बीच जा रहा है। हम इस वीडियो में यही बात करेंगे कि डुंगरी महापंचायत जो हुई बांध को रद्द करवाने के लिए, उस महापंचायत में हमने क्या देखा और क्या फैसला उस महापंचायत से निकला। क्या वहां राजनीतिक रोटियां सेकने की कोशिश की गई, या वाकई में जो लोग पीड़ित हैं उनकी हकों की बात वहां की गई। एक नेता तो वहां पहुंचा ही, और उस मंच पे हमने देखा कि प्रदेश ही नहीं, देश के दिग्गज नेता वहां बैठे थे। राकेश टिकैत से लेकर राजेंद्र गुड़ा से लेकर प्रहलाद गुंजल से लेकर नरेश मीणा तक, रमेश मीणा से लेकर वहां के जो वर्तमान विधायक हैं हंसराज मीणा तक, कई दिग्गज नेता पहुंचे। पार्टियों से इतर वो एक मंच बना जहां सारी पार्टियों के नेता हमने देखे। मंच गैर राजनीतिक था, लेकिन राजनीतिक लोगों की एंट्री सबसे ज्यादा थी। और शायद यही इसी का परिणाम है कि कल कोई परिणाम के रूप में वो मंच कुछ बता नहीं पाया लोगों को, क्योंकि जब रमेश मीणा ने मंच को संबोधन किया और जैसे ही उन्होंने किरोड़ीलाल मीणा को लेकर टारगेट किया, तंज कसने शुरू किए, तो लोगों के अंदर गुस्सा और भड़कने लगा। और उस गुस्से के अंदर घी डालने का काम जब वर्तमान में वहां के विधायक हंसराज मीणा जब माइक पकड़ते हैं उन्होंने किया। उन्होंने जैसे ही कहा कि मैं मेरे नेता, मेरी पार्टी के खिलाफ एक शब्द तक नहीं सुनूंगा, तो लोग उग्र हो गए और कांग्रेस और बीजेपी 2 गुटों में वो महापंचायत बट गई। लेकिन तब भी एक नेता था जो उन लोगों को, हजारों की तादाद के वो लोग, लाखों की तादाद के जो लोग वहाँ मौजूद थे, उन लोगों को काबू किया, कंट्रोल किया और रोके रखा। वो नाम था नरेश मीणा। इसीलिए मैं इस नरेश मीणा का जिक्र ज़्यादा कर रहा हूँ। अगर नरेश चाहते तो उस आंदोलन को किसी भी दिशा में लेके जा सकते थे, लेकिन नरेश ने पहली बार, मैंने जितना नरेश को देखा है, परिपक्व नेता के तौर पर किसी दूसरे के मंच पर कैसे उस मंच को बनाए रखना है, उसकी
जो डेकोरम है उसको बनाए रखना है, उसको दिखाया नरेश मीणा ने। मंच के इतर उन्होंने कुछ ऐसा नहीं किया कि जो संचालन करता है उनको लगे कि हमारे मंच पर आकर ये राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। रमेश मीणा ने जैसे किरोड़ीलाल मीणा को लेकर ये कहा कि किरोड़ीलाल मीणा पहले लाशों पर राजनीति करते थे, अब किसानों के मुद्दों पर राजनीति करते हैं। यहाँ जुड़ा क्षेत्र उनका है, उनके लोग प्रभावित हो रहे हैं। सरकार में वो मंत्री हैं, कहते थे कि थूक कर वो नहीं चाटते, लेकिन उन्होंने थूक कर चाटा, मंत्री पद से इस्तीफा दिया, फिर वापस मंत्री बन गए। उसी कुर्सी को लेकर अब किसानों के बीच जा रहे हैं। ये बातें जब कही गई तो लोगों में काफी गुस्सा भी था और एक धड़े में उत्साह भी था कि हाँ, किसी की आलोचना हो रही है, और कुछ लोग ये चाह रहे थे कि आलोचना क्यों हो रही है। लेकिन उसके बाद जैसे ही हंसराज मीणा ने माइक संभाला तो मुद्दों की बात कर ही रहे थे, लेकिन धीरे धीरे जैसे ही संबोधन बढ़ा तो मुद्दों से उन्होंने इतर राजनीतिक बातें करनी शुरू कर दी और अपने नेता, अपनी पार्टी के ऊपर जो तंज कसे गए उनका जवाब देने लगे। लेकिन लोग ऐसा नहीं सुनना चाहते थे। लोग वहां सिर्फ डूंगरी बांध रद्द करो, इसी के मुद्दे के इर्द गिर्द की बातें सुनना चाहते थे कि इसके ऊपर सरकार का क्या स्टैंड है, यहाँ के विधायक का क्या स्टैंड है, वो सुनना चाहते थे। लेकिन विधायक तो विधायक है, राजनीति के बिना कैसे रुक सकते हैं। उन्होंने बातें की, मंच गरमाया, हंगामा हुआ, पुलिस प्रशासन की तो सांसें फूल गई। नेता तितर बितर होने लगे, अपने अपने नेताओं को लोग बचाने लगे और पूरा मंच ये मानो उन जो जनसमर्थन, जो जनसैलाब बैठा था, जो भीड़ थी, वो मंच की तरफ बढ़ रही थी। कोई भी अनहोनी हो सकती थी। उस समय नरेश मीणा ने कमान संभाली, मंच संभाला और उन्होंने लोगों से कहा कि यहाँ सिर्फ डूंगरी बांध रद्द करने की बात होगी और उसी की बात करने के लिए हम आए हैं। ये राजनीतिक मंच नहीं, ये डूंगरी बांध रद्द करने का मंच है और इसी को लेकर अगर आप सुनना चाहते हैं तो जहाँ कहीं है वहाँ आप बैठ जाए। और लोग शांत हो गए, खामोश हो गए और लोग वही सुनना चाहते थे। इसके बाद राकेश टिकैत ने भाषण दिया और राकेश टिकैत के अंदर भी एक पीड़ा थी कि यूपी से चलकर वो राजस्थान आए और जिस मुद्दे को लेकर, क्योंकि राकेश टिकैत को आंदोलनों का अनुभव है, लंबे समय तक किसान आंदोलन का अनुभव है और वो यही बताने की कोशिश कर रहे थे कि आंदोलन कैसे चलते हैं, आंदोलन को कैसे चलाया जा सकता है। किसी भी आंदोलन को उग्र होकर या जोश में आकर नहीं चलाया जा सकता। तो वो बता ही रहे थे, लेकिन मंच पे ये तमाम चीज़ें हुई तो वो भी निराश दिखे। लेकिन नरेश ने सबसे पहले उन्हें मौका दिया कि आप बताएं कि रणनीति क्या हो। तो उन्होंने रणनीति बताई कि आंदोलन लंबा चलेगा और लंबा चलने के साथ आपको धैर्य रखना पड़ेगा। साथ में अगली बार अगर ऐसी कोई महापंचायत हो या ऐसी कोई पंचायत हो या ऐसा कोई आंदोलन की रूपरेखा हो तो इन राजनीति करने वाले लोगों को सामने बैठाया जाए, मंच पर बोलने की अनुमति नहीं दी जाए। जो आयोजन करता है वो तय करें कि कौन मंच पे बोलेगा और राजनीति से इतर केवल डूंगरी बांध रद्द करने की बात करेगा, उसी को मंच पर मौका देना पड़ेगा। इसके बाद नरेश मीणा ने संबोधन किया। वो संबोधन तो आपने सुना ही होगा। प्रधानमंत्री मोदी को लेकर उन्होंने जिस तरीके की आपत्तिजनक बात से शुरुआत की, उसके बाद राजेंद्र गुढ़ा ने जैसे बताया कि डूंगरी बांध परियोजना अभी गर्भ में है, उसकी डिलीवरी नहीं होने देंगे। और इसको लेकर भी जब हंसराज मीणा ने तंज कसा राजेंद्र गुढ़ा पर, रमेश मीणा पर कि ये तो सोनोग्राफी कांग्रेस की सरकार में हो रही थी, अब तो ये डिलीवरी होकर ही रहेगी। इसको लेकर जब नरेश मीणा ने कहा कि चाहे वो प्रेग्नेंट कांग्रेस की सरकार में हो, चाहे वो प्रेग्नेंट बीजेपी की सरकार में हो, लेकिन डूंगरी परियोजना की डिलीवरी नहीं होने देंगे। इशारों में उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि उसकी वो भ्रूण हत्या कर देंगे। और इसके बाद लोगों का जो हुजूम था वो देखने लायक था, क्योंकि लोग यही तो सुनना चाहते थे। लोग यही तो चाहते थे कि डूंगरी बांध जो परियोजना है उसे रद्द किया जाए। लोगों की यही तो मंशा थी कि कोई नेता हमारे हिस्से की बात करे। और वैसे ही जैसे ही नरेश मीणा ने ये बात कही तो लोगों का समर्थन उनके सामने आ गया और नरेश मीणा ने कमेटी से बात करे बिना ये कहा कि नरेश मीणा चाहता है कि वो तो यहीं, जैसे समरावता के बाद झालावाड़ स्कूल हादसे में बच्चों के लिए उन्होंने जिस तरीके से आंदोलन किया, भूख हड़ताल की और उसके बाद जो नतीजा निकला, परिणाम निकला, तो वो चाहते हैं कि वो तो आज भी यहीं इसी वक्त भूख हड़ताल पर बैठना चाहते हैं। लेकिन मंच ने इस बात की स्वीकृति नहीं दी। इसके बाद उन्होंने कहा कि कमेटी तय कर ले कि उन्हें क्या करना है, किस दिशा में जाना है। और मेरा तो कहना है कि कलेक्टर विलेक्ट्री का घेराव मत कीजिए, कलेक्टर विलेक्टर को मत बुलाइए, आप तो पटरी
रेल रोको अभियान की तरफ चलिए, पटरियों की तरफ चलिए, और एक बार आप पटरियों की तरफ चलेंगे तो जयपुर की सरकार आपके सामने आगे आगे पहुंच जाएगी। यह कुछ था उस पूरे महापंचायत का निचोड़ जो हमने वहां देखा। अंत में फैसला यह हुआ कि 10 दिन का अल्टीमेटम दिया गया कि 10 दिन तक सरकार का मंत्रिमंडल इस कमेटी से बात करे और उनको आश्वस्त करे कि जो इतने गांव 76 गांव हैं, कोई 88 गांव बता रहे हैं, लेकिन जितने भी गांव हैं जो प्रभावित हैं इस परियोजना से, उनको कोई नुकसान नहीं होगा, और नुकसान नहीं होने के साथ इसका कोई अल्टरनेटिव जो ऑप्शन सरकार निकाले वो बताएं, वो रूपरेखा तय करें कि क्या सरकार की मंशा है। उसके बाद ये आंदोलन शांत होगा। अब देखना ये होगा कि जब जब 10 दिन नज़दीक आएंगे, जैसे जैसे 10 दिन नज़दीक आएंगे तो इसकी क्या रूपरेखा होती है, क्योंकि 10 दिन में से 1 दिन 2 दिन आज गुजर चुके हैं, 8 दिन महज बचे हैं, और 8 दिन के बाद क्या पूर्वी राजस्थान में जैसे गुर्जर आंदोलन हुआ था आरक्षण को लेकर, ऐसा कोई बड़ा आंदोलन डुंगरी बांध रद्द करने को लेकर हो सकता है? अभी लगता तो ऐसा ही है, क्योंकि कल लोगों के अंदर गुस्सा तो भयंकर था सरकार के खिलाफ, इस योजना के खिलाफ, और इस योजना का गुस्सा कितना बड़ा विकराल रूप लेगा ये तो 10 दिन बाद ही पता चलेगा। लेकिन एक बात तो तय हो गई कि पूर्वी राजस्थान में नरेश मीणा ने अपनी एक छाप छोड़ दी है। अब नरेश मीणा की तरफ लोग उम्मीद की किरण की तरह देखने लगे हैं कि ये व्यक्ति जहां बैठेगा वहां हमें न्याय मिल सकता है। तो क्या इस कमेटी के भीतर नरेश मीणा कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं? हालांकि हमने उनसे बात की, 2 बार महापंचायत के दौरान बात करने का मौका मिला, तो उन्होंने कहा कि जैसे महापंचायत की कमेटी जो निर्णय लेगी उस निर्णय के साथ नरेश मीणा खड़े हैं, जैसा वो कहेंगे उस तरीके से वो चलने को तैयार हैं। वो तो सेना की तरह उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर आपके साथ लड़ने के लिए तैयार हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि आंदोलन दूसरी दिशा में हो और सरकार तुरंत एक्शन में आए। बहरहाल इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को लेकर आपकी जो भी राय है कमेंट कर आप जरूर बताएं। आप देख रहे थे बोल हिंदुस्तान, मैं अजय कुमार, नमस्कार।